दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने दोस्तों नागपुर में एक बयान क्या दिया। बहुत सारे जो विश्लेषणकर्ता हैं, बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, संपादक बताने लगे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है। कुछ लोग ये कहने लगे कि मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी में, उसको आरएसएस जो है अब नापसंद करने लगा है। टकराव बढ़ गया, अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, जल्दी ही इसका नतीजा निकल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पर, कुछ वेबसाइटों में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अब ये बातें तो वही करेंगे जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का न तो इतिहास मालूम है और न उनका समाजशास्त्र मालूम है, न उनकी राजनीति मालूम है, लेकिन इसको उड़ा रहे हैं लोग और बड़ी रुचि के साथ लोग उनकी उड़ाने वाली इन बातों में उड़ भी रहे हैं। हाँ जी, डिस्कशन में भी चालू हो गया है। लेकिन आज के जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी वो स्टेट्समैनशिप नहीं है, उनकी वो स्थिति नहीं है समाज में, विपक्ष में। देखिए, नेता वही महत्वपूर्ण होता है किसी भी समाज में जिसकी न सिर्फ अपनी धारा के बीच, अपने दल के बीच, अपने समर्थकों के बीच, बल्कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपुल हर स्ट्रीम में एक न्यूनतम एक्सेप्टेबिलिटी हो। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, उनके जितने कट्टर समर्थक हैं उतने ही कट्टर विरोधी भी हैं, और जो बीच के लोग हैं वो उनके क्रिटिकल हैं, उनको लेकर आलोचना करते हैं, असहमति दर्ज कराते हैं, लेकिन डरते भी हैं कि असहमति को कहीं जुर्म ना ये सरकार बना दे, क्योंकि ये सरकार असहमति को अपराध में तब्दील करने की उस्तादी इस सरकार के पास है। तो इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी यह जानते हुए कि मौजूदा नेतृत्व कन्फ्रंटेशन में यकीन करने वाला है, ये सर्व मत की बात तो कर देता है भाषणों में। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनका चयन हुआ नेता के तौर पे एनडीए में, तो उन्होंने कहा कि चुनाव में तो भाई होता है कि पार्टी कौन जीतती है कौन हारती है, ये तो तय हो जाता है इलेक्शन से, लेकिन सरकार जो चलती है सर्वमत से चलती है। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। सर्वमत का एक शब्द जरूर उनके बयान में दर्ज हुआ बहुत प्रमुखता से। लेकिन क्या आप उनसे पूछ सकते हैं या पूछने पर कोई जवाब मिल सकता है कि पिछले 10 सालों में देश के बड़े इश्यूज पर कभी सर्वसम्मति उन्होंने दिखाई, कभी सर्वसम्मति के लिए पहल की, कभी भी किसी भी बड़े इशू को लेकर आप गिना दीजिए एक भी बड़ा महत्वपूर्ण इशू, कोर इशू, तो हम मान जाए। किस मुद्दे पर सर्वसम्मति हुई? न तो पार्लियामेंट के अंदर हुई, न तो पार्लियामेंट के बाहर हुई। आपने नोटबंदी करने का फैसला किया, कोई सर्वसम्मति नहीं थी, कोई चर्चा तक नहीं थी। लोग तो कहते हैं कि आपकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं मालूम था। आपने किसानों को लेकर के जो फैसला किया, एक्ट बनाया, जिसका भारी विरोध हुआ, आंदोलन के बाद माय गॉड इतना लंबा आंदोलन चला, तब जाकर विड्रॉ हुआ, उसके लिए कोई सहमति नहीं ली गई, किसानों से भी बातचीत नहीं की गई, नेताओं की बात छोड़ दिए विपक्ष के। इसके अलावा आपने अग्निवीर योजना लाई, अग्निवीर योजना पर तो किसी से सहमत नहीं ली गई। इसके अलावा दोस्तों सीएनआरसी, किसी मुद्दे पर सहमति असहमति की बात ही नहीं थी, जो मन में आया वो कर दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी कानूनों का मामला चल रहा है, आप जो अपराध संहिता को लेकर, ये सब कुछ प्रचंड बहुमत के बल पर आपने करा लिया। तो ऐसे दौर में मोहन भागवत जी का ये बोलना कि सहमति की जरूरत है, कन्फ्रंटेशन से काम नहीं चलेगा, ये दौर नहीं है। डेमोक्रेसी में एक दूसरे के लोग जो हैं विरुद्ध चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन समाज में और शासन करने में ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपस में परस्पर विचार होना चाहिए, आपस में सहमति होनी चाहिए। ये बात उन्होंने कही मोहन भागवत जी ने। और मोहन भागवत जी ने कहा कि डेमोक्रेसी में चुनाव जरूरी है, कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन युद्ध नहीं है, चुनाव युद्ध नहीं है, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। और जो कैंपेन के बारे में उन्होंने बात कही कि 2024 के चुनाव का जो कैंपेन का लेवल था,
जो विमर्श था वो बहुत लो लेवल का था। ये बात उन्होंने कही और दोनों तरफ के लोगों के बारे में कही, यानी बीजेपी के बारे में भी कही, कांग्रेस के बारे में भी। नाम नहीं लिया किसी नेता का। ये बहुत बड़ी आलोचना थी। मणिपुर में 1 साल हो रहे हैं, सवाल दर सवाल वही वही बने हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री के काफिले पर एक बार हमला हुआ, जो अग्रिम दस्ता होता है आगे चलता है, उस पर हमला हुआ। हर रोज कुछ न कुछ हो रहा है मणिपुर में। कितनी सक्षम और कितनी समर्थ सरकार है, वो कहती है कि साहब हम तो सुरक्षा के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन मणिपुर इतने दिनों से परेशान है, बेहाल है। इतनी कटुता, इतना कन्फ्रंटेशन है कि समाज जो मणिपुर का है वो बंट गया है, बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। ये सारी विफलताओं के बावजूद अगर आप कहते हैं कि आप सुशासन में, सबका साथ सबका विकास में यकीन करते हैं, तो कौन यकीन करेगा? मोहन भागवत भी आपको कह रहे हैं। तो मोहन भागवत जी ये सब जो आपको सलाह दे रहे हैं, यानी मौजूदा सरकार को, दरअसल दोस्तों वह एक वैक्यूम को भर रहे हैं, वो एक शून्यता को भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष की बात तो सरकार मानती नहीं, और सत्ता पक्ष के बीच से कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी का जिसकी बात को लोग जो है, हर पक्ष के लोग गंभीरता पूर्वक लें। अगर कोई भी नेता हमेशा समाज में कन्फ्रंट्रेशन, राजनीति में सिर्फ कन्फ्रंट्रेशन में ही अगर यकीन करेगा, तो लोग उसकी बात को कैसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और कैसे उससे आर्गुमेंट, बहस, विमर्श कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि इस शून्यता को जो बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व ने पैदा की है, एक राजनीतिक शून्यता, जिसमें भारत की इस सबसे बड़ी दक्षिणपंथी पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर भारत में सर्वसम्मति हो कि भाई ठीक है, इनसे हमारी राजनीतिक तौर पर असहमति हो सकती है, लेकिन हम इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं, हम इनकी बातों पर विचार करने को तैयार हैं। थोड़ा ये भी पीछे हटे, थोड़ा हम भी पीछे हटे। अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच तो ये रिश्ता होता है, पार्लियामेंट के अंदर कोई मसला हो या पार्लियामेंट के बाहर कोई मसला हो, जब तक पक्ष जो है, सत्ता पक्ष पीछे न हटे किसी मुद्दे पर थोड़ा, और जब तक विपक्ष पीछे हटने को तैयार न हो, तब तक लोकतांत्रिक विमर्श कैसे मैच्योर होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो फैसले में तब्दील होगा? अगर प्रचंड बहुमत के बल पर जो चाहे वो आप करना चाहते हैं तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन इससे समाज में दरार पैदा होगी। क्योंकि अगर समाज का एक बड़ा तबका आपके उस फैसले से आहत है, तो वो निश्चित रूप से नाराज होगा। किसानों ने यही किया, आपने जबरन एक्ट पास करा लिया, कानून बनवा लिया, और कैसे वो पार्लियामेंट में पास हुआ पूरी दुनिया देख चुकी है। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपको दिल्ली राजधानी की सड़कों पर भाला, बर्छा, लोहे की कील सब सड़क पर गाड़नी पड़ी। सड़कों का रूप इतना विकराल बना दिया गया कि लगता था कि फिलिस्तीन और इजराइल का बॉर्डर है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक समाज के साथ कन्फ्रंट्रेशन का एक फैसला कर लिया। मोहन भागवत मुझे लगता है कि इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस का वरदहस्त प्राप्त जिसको रहा है और अभी भी है, उसका नेतृत्व कारगर तो है कई मसलों में। कारगर यह है कि लगातार चुनाव जीत रहा है, लेकिन समाज में उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वह वैसी नहीं है जैसी एक जमाने में कांग्रेस के नेहरू जी की थी, शास्त्री जी की थी, यहां तक कि इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी की भी थी। वैसी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। यहां तक कि वाजपेयी जब सरकार में थे, उनकी बहुत सारी नीतियों का विरोध था देश में, लेकिन उनके बारे में भी समाज में, एक बड़े हिस्से में समाज के, कम से कम उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाता था, उन पर विचार होता था। तो बीजेपी में आज जो मौजूदा नेतृत्व है, चूंकि वो विपक्ष को दरकिनार करके चलता है, इसलिए विपक्ष भी उनकी बातों को महत्व नहीं देता। कई बार उनकी सभाओं का, उनकी आल पार्टी मीटिंगों के प्रपोजल का भी विरोध कर देता है। तो मोहन भागवत दरअसल इस शून्यता को भर रहे हैं। वो एक तरह से विपक्ष के दुखती हुई रग को सहला रहे हैं कि नहीं, वो पक्ष में इस बात के हैं कि सर्वसम्मति होनी चाहिए, व्यापक सहमति होनी चाहिए मुद्दों की। इसमें कोई और दूसरा पहलू नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आरएसएस बीजेपी से कन्फ्रंटेशन ले लेगी। ऐसी बीजेपी आरएसएस को कैसे कहां मिलेगी जो कन्फ्रंटेशन के बावजूद लगातार चुनाव जिता रही है। इस बार भरे बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार तो उन्हीं की बन गई। आरएसएस को बहुत फायदे हैं, आरएसएस के स्कूल बढ़ रहे हैं, आरएसएस की शाखाएं बढ़ रही हैं, आरएसएस का समर्थन बढ़ रहा है। तो ऐसे में आरएसएस बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से कुछ मुद्दों पर असहमति जरूर दर्ज करा सकती है, लेकिन वो इसको रिजेक्ट कर दे, इनसे वो कन्फ्रंटेशन मोल ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आरएसएस इनका मार्गदर्शक है, और वो मार्गदर्शक मंडल की तरह नहीं है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के जो बुजुर्ग नेता हैं मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। वो सचमुच मार्गदर्शक है, जो चाहता है वो करा भी लेता है, और जिसको बहुत नजरअंदाज करना होता है नजरअंदाज भी कर देता है। कौन नहीं जानता कि भारत का जो बड़ा कारपोरेट है वो बीजेपी के साथ है, और ऐसे में आरएसएस कारपोरेट और बीजेपी के रिश्तों को क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा। उसको मालूम है कि जिन नीतियों में वो यकीन करता है, अगर भारत का कारपोरेट उसको इंडोर्स करता है तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। देश के सारे संचार जो तंत्र हैं, मीडिया है, सब कारपोरेट के हाथ में है, और वो पूरा समर्थन आरएसएस को और बीजेपी को देता है इसी आधार पर कि मौजूदा सरकार के कारपोरेट से बहुत गहरे रिश्ते हैं। तो मोहन भागवत के बयान को मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, इनको खारिज करने के तौर पे जो लोग ले रहे हैं वो दरअसल भ्रम में है, मुगालते में है। वो एक स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी इसलिए है कि जो बड़ा समाज है जिसने कि हाल के दिनों में बीजेपी को रिजेक्ट किया इस चुनाव में, दरअसल उस समाज को भी मोहन भागवत एड्रेस करना चाहते हैं कि भाई हमारे लोग यानी बीजेपी के लोग अगर कहीं गलत दिखाई देते हैं तो देखिए हम कहने का साहस रखते हैं कि उनमें भी ये गलती है। उन्होंने एक बात और कही थी कि स्वयंसेवक वह होता है जिसके अंदर ईगो ना हो, अहंकार ना हो। अब कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो नेतृत्व के लोग हैं उनमें भयानक अहंकार भरा हुआ है, भयानक अहंकार भरा हुआ है। तो मोहन भागवत जी एक तरह से कमेंट भी कर रहे हैं उन लोगों पर, लेकिन उनको ये भी बता रहे हैं कि आपने बहुत 10 साल में शानदार काम किया है, तभी तो वापसी हुई है, सरकार ने अच्छे काम किए हैं। ये वो कह रहे हैं कि सरकार ने कई अच्छे सकारात्मक काम किए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, वो ये भी कहते हैं कि हम चुनौतियों को सब कुछ, सारी चुनौतियों को हम एड्रेस कर चुके हैं, ये भी वो कहते हैं। तो ले देकर असहमत समाज जो है, जो बीजेपी को नहीं पसंद करता, जो खारिज करता है, उस समाज को एड्रेस करने का एक प्रयास है मोहन भागवत का ये भाषण। इसी रूप में इसको दोस्तों लिया जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।